Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss about the educational psychology. एजुकेशनल साइकोलॉजी एमए एजुकेशन बीएड और एमएड के अंदर इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी किस किस क्लास की कोर्स आउटलाइन के अंदर शामिल है, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। एमए एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत, बीएड सेकंड सेमेस्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, एमए एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। इन 5 क्लासेस के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड है। इसकी आउटलाइन के अंदर ये टॉपिक्स गिवन हैं जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग, कंसेप्ट और डेफिनेशन पढ़नी है। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत और उसकी वसअत ये पढ़नी है। फिर हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन, कंसेप्ट और उन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है ये चीज़ डिस्कस करनी है। फिर हमने फ़िज़िकल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं वो हमने डिस्कस करनी है। फिर हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिस्कस करने हैं। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग, कंसेप्ट और इसके ऊपर जो 2 थ्योरीज़ हैं वो हमने डिस्कस करनी है। और फिर हमने इफ़ेक्टिव लर्निंग की डेफिनेशन, थ्योरीज़ और उसके फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। फिर हमने मोटिवेशन का कंसेप्ट, टेक्निक्स और उसकी थ्योरीज़ और उसके फैक्टर्स ये डिस्कस करने हैं। फिर हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कंसेप्ट और उसकी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करनी है। और लास्ट में हमने मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का कंसेप्ट और उसकी डेफिनेशन को क्या करना है, हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी 2 लफ्ज़ हैं, ठीक है। एक एजुकेशनल है और दूसरा साइकोलॉजी है। एजुकेशन एक और चीज़ है, साइकोलॉजी एक और चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड्स का मुरक्कब है। कितने वर्ड्स? 2 ग्रीक वर्ड्स का ये मुरक्कब है। 2 वर्ड्स हैं, एक है साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी का मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है साइंस या स्टडी। इसका मतलब है कि अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे द साइंस ऑफ सोल और स्टडी ऑफ सोल। रूह का जो इल्म होता है, रूह का जो मुताला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट में शुरू में डेफिनेशन थी। तो इसके बाद एवोल्यूशन होती आई, इर्तका हुआ, इस अमल में इर्तका होता रहा। फर्स्ट फेज़ में उन्होंने कहा था कि ये साइकोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ सोल है। सेकंड स्टेप में उन्होंने कहा, सेकंड फेज़ में उन्होंने कहा नहीं, ये माइंड की स्टडी है, ये जहन का इल्म है, ठीक है। थर्ड फेज़ में उन्होंने कहा इट वाज डिफाइंड बाय विलियम जेम्स 1890 के अंदर। विलियम जेम्स कहता है कि ये शऊर का इल्म है, कॉन्शियसनेस। फोर्थ फेज़ में उन्होंने कहा नहीं, ये शऊर के साथ ये जो लाशऊरी बातें होती हैं ये उन दोनों की स्टडी है। इट वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। ये जो होश है और बेहोशी है, ठीक है, मतलब शऊर है और लाशऊरी है, इन दोनों की स्टडी है, ठीक है। इसके बाद फेमस डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। वुडवर्थ एंड मार्कस कहते हैं कि असल में साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक साइंटिफिक इल्म है, एक साइंटिफिक मुताला है। किस चीज़ का? किसी फ़र्द का। किस चीज़ के साथ? किसी फ़र्द का उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से जो वो एक्टिविटीज़ करता है ना, उसका जो साइंटिफिक मुताला है, उससे उन्होंने कहा कि ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है? किसी भी इंडिविजुअल बंदे का कि उसकी सारी की सारी जितनी एक्टिविटीज़ होंगी, किसके हिसाब से? उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। किसी शख्स की, किसी फ़र्द की इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ जिनका तल्लुक़ उसके एनवायरनमेंट के साथ है,
उस सारी की सारी एक्टिविटीज़ का साइंटिफिक तौर पे जो मुताला होगा, उन्होंने कहा कि उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ और मार्क्वेस ने कहा था। अब हम ऐसा करते हैं, इसकी ब्रांचेस देखते हैं। ब्रांचेस दो तरह की होती हैं, एक बेसिक ब्रांचेस होती हैं और एक अप्लाइड ब्रांचेस होती हैं। साइकोलॉजी की जो बेसिक ब्रांचेस हैं उनमें जनरल साइकोलॉजी आ जाती है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी आ जाती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आ जाती है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आ जाती है और सोशल साइकोलॉजी आ जाती है। हमने जो अपना सब्जेक्ट पढ़ना है एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो अप्लाइड में पहले नंबर पे पढ़ा है। अप्लाइड ब्रांचेस के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी और हेल्थ साइकोलॉजी। तो हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैंने आपको कहा एजुकेशन एक अलग वर्ड है, साइकोलॉजी एक अलग वर्ड है। साइकोलॉजी तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि किसी भी इनफरादी तौर पर किसी शख्स की जो एक्टिविटीज़ होंगी उसके माहौल के हिसाब से, उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से, उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ का साइंटिफिक तौर पे जो स्टडी होगी उसे क्या कहेंगे? साइकोलॉजी कहेंगे। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी शख्स के किरदार को और उसकी शख्सियत को अंदर निखार पैदा करता है। ठीक है, उसे चेंज करता है। ए प्रोसेस विच कैन चेंज अ पर्सनस पर्सनैलिटी एंड करेक्टर। किसी शख्स की पर्सनैलिटी और उसके करेक्टर को जो चेंज करता है उसे क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो डिस्कवर करता है, क्या किन चीज़ों को डिस्कवर करता है? उन प्रिंसिपल्स और टेक्निक को जो एजुकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मतलब है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स दैट मेक एजुकेशन इफ़ेक्टिव। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो डिस्कवर करता है किन चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को और टेक्निक्स को, किस चीज़ के लिए? एजुकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। एजुकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को डिस्कवर करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लियर? अब हमारे पास इसके रिलेटेड दो टॉपिक हैं। सबसे पहले हमने स्कोप ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है और नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम स्कोप की बात करते हैं कि ये किस किस चीज़ की स्टडी करती है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी सबसे पहले तो ह्यूमन बिहेवियर की क्या करती है? इसकी स्टडी करती है। ठीक है, एजुकेशन फील्ड के अंदर देखें, कोई भी स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट के बिहेवियर की स्टडी कौन करेगी? एजुकेशनल साइकोलॉजी करेगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करेगी? एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन के बिहेवियर को, अब देखें साइकोलॉजी का क्या मतलब है? साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, और उस बिहेवियर के अंदर डेवलपमेंट कौन लेके आएगा? वो एजुकेशन लेके आएगी। इसका मतलब है साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी किसी भी शख्स के बिहेवियर की डेवलपमेंट के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसका मतलब है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का किसी भी बंदे की, किसी भी शख्स की, किसी भी स्टूडेंट की जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका बिहेवियर कोई डेवलपमेंट के लिए अपना स्कोप अदा करती है। उसका मतलब स्कोप है उसके अंदर कि वो क्या करती है? ह्यूमन बिहेवियर की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ठीक हो गए? दूसरी चीज़ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ होती है, एक बच्चा पैदा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ता है तो उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसका वेट भी बढ़ता है और उसकी बॉडी जो शेप है उसके अंदर चेंज आती है। मतलब जैसे कोई मर्द जवान होता है तो उसकी दाढ़ी आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया? जो फिज़िकल चेंज आती है ना, किसी भी शख्स में जो फिज़िकल चेंज आती है उसे कहते हैं ग्रोथ। और उसके जो बिहेवियर के अंदर चेंज आती है, जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है, उसकी जो करैक्टर के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर जो चेंज आती है उसे कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को कौन स्टडी करता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है? इसको स्टडी करती है। इसका मतलब है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है। ठीक है, तीसरी चीज़ है लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस जो है ये एजुकेशन के अंदर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस जो है, अब लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसको
इफ़ेक्टिव बनाने के साथ साथ उसकी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, वो कैसे? मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट है, वो लिखना पढ़ना नहीं जान रहा, उसकी मेंटालिटी जो है वो लो है, हम उसकी पहले साइकी समझेंगे। उसकी सबसे पहले हम साइकी समझेंगे कि बच्चा किस लेवल पे है, उसका आईक्यू लेवल कितना है। उसके आईक्यू लेवल के मुताबिक, उसकी साइकी के मुताबिक हम अगर उसे लर्निंग प्रोसेस सिखाएंगे तो वो वहाँ तक तो डेवलपमेंट करेगा। अगर हम उससे उसके आईक्यू लेवल से बड़े लेवल तक अगर हम उसे लर्निंग प्रोसेस अगर सिखाएंगे तो वो उसके ऊपर से चला जाएगा। तो ये लर्निंग प्रोसेस जो है किसी भी स्टूडेंट का, तो उसकी भी स्टडी करती है। कौन चीज़? एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप इसके अंदर भी आ गया। ठीक है, चौथी चीज़ है हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे उनके वालिदैन अगर मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट हैं, तो बच्चे भी साइंटिस्ट पैदा होते हैं। वो विरासती तौर के अंदर जीन्स की मदद से उनके अंदर ये सारी की सारी खूबियाँ आती हैं। ठीक है, और एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट जो है वो भी किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ होती है और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर डायरेक्ट असर करता है, क्योंकि कोई भी शख्स जिस कंपनी में रहता है उसी तरह का होने लग जाता है उस इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो अब कोई भी बच्चा इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे डेवलपमेंट कर रहा है कि कौन कौन सी स्टेजेस के ऊपर उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ों कौन स्टडी करेगा? एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करेगी। तो इसका मतलब है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप इस फील्ड के अंदर भी है, हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट के अंदर। पांचवी चीज़ है पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी जो है कोई भी स्टूडेंट है, टीचर है, अगर वो पढ़ा रहा है या कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उसकी जो शख्सियत के अंदर निखार आएगा, वो सारा का सारा किसने स्टडी करना है? एजुकेशनल साइकोलॉजी ने स्टडी करना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी ने इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी को भी एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है, तो इस वजह से एजुकेशनल साइकोलॉजी का इसके अंदर भी स्कोप है। ठीक है, छठी चीज़ है इंडिविजुअल डिफरेंस। देखें, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर बच्चा जो है, अगर मिसाल के तौर पर दो स्टूडेंट का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एक कुंज़ैन होगा, एक ज़हीन होगा। ठीक है, तो एक अगर मिसाल हर एक चीज़ के अगर उसकी ग्रोथ की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, उनके बिहेवियर, उनकी मैच्योरिटी, उनके फिज़िकल लुक, उसमें देखें तो देखें सब चीज़ें चेंज आ रही है। अब इस इंडिविजुअल डिफरेंस को कौन स्टडी करेगा? वो भी एजुकेशनल साइकोलॉजी ही क्या करेगी? उसको स्टडी करेगी। तो इसका मतलब है एजुकेशनल साइकोलॉजी का इंडिविजुअल डिफरेंस वाले पहलू के अंदर भी इसका स्कोप है। ठीक है, और सातवीं चीज़ है इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे ज़हीन होते हैं, कुछ कुंज़ैन होते हैं। अब उनकी जो इंटेलिजेंस जो कि मेजरमेंट करनी है, उनका जो लेवल है, उनका आईक्यू लेवल है, वो किसने करना है? वो टीचर ने करना है, वो एजुकेटर ने करना है। ये उसके लिए इम्तिहान है। ये एजुकेटर और टीचर जो है उसके लिए ये इम्तिहान होता है कि उसने स्टूडेंट की साइकी के मुताबिक, उसके आईक्यू लेवल के मुताबिक उस बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल को क्या करना है? मेजर करना है। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इस पहलू के अंदर भी अपना स्कोप अदा करती है कि इस चीज़ को स्टडी करती है, इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट। और आठवीं चीज़ है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखें, बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसमें वो इल्म हासिल कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर नहीं दी जाएगी, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट पहलू है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, आप उसे सिर्फ एजुकेशन देंगे, सिर्फ लफ्ज़ रटवाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसकी गाइडेंस करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग करके उसके बिहेवियर के अंदर, उसकी ग्रोथ के अंदर, उसमें डेवलपमेंट लेके आएंगे, तो उस डेवलपमेंट के बाद उस बच्चे में निखार पैदा होगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल, आईक्यू लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो ये सारा का सारा कौन सी फील्ड कर रही है? एजुकेशनल साइकोलॉजी उस बच्चे के अंदर, उस स्टूडेंट के अंदर ये सारा का सारा निखार लेके आ रही है। तो ये गाइडिंग एंड काउंसलिंग वाले पहलू को भी स्टडी करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गए इसका स्कोप।
आगे है इसकी नीड, कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा काम हम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, टीचर्स के लिए करते हैं, अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर नई नई टेक्निक्स लेके आने के लिए, उसके अंदर डेवलपमेंट लेके आने के लिए ये सारा काम हम करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है कोऑपरेटिव लर्निंग। देखें, स्टूडेंट्स की जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो स्टूडेंट के साथ ही क्यों ना हो या टीचर के साथ ही क्यों ना हो, वो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है उसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। कोई भी टीचर अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो सबसे पहले तो उसे साइकी समझनी चाहिए स्टूडेंट की, कि स्टूडेंट मेरी कौन सी बात को पिक करता है, कौन सी बात को पिक नहीं कर रहा। ठीक है, उसे कौन से मेथड के ज़रिए मैं पढ़ाऊँ कि बच्चे को ये बात इजीली समझ आ जाए। तो कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए ये चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। दूसरी चीज़ है इंगेजिंग स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स को इंगेज करने के लिए, ठीक है, आप क्लास में गए हैं, क्लास में जाके देखें कि बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं, देखें, उनकी नफ्सियात समझें। उसमें जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि आपने बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक, एक एक स्टूडेंट की नफ्सियात के मुताबिक आपने स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर इंगेज करना है। तो उस इंगेजमेंट के लिए, उस इंगेज करने के लिए, उस स्टूडेंट्स की इंगेज करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, कि आप उन एजुकेशन के अंदर वो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिन टेक्निक्स की बेस पे आप बच्चों के अंदर डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ डेवलपमेंट है। मैंने वही कहा ना कि बच्चों का जो करैक्टर है, बच्चों की जो पर्सनैलिटी है, उसके उनके बिहेवियर के अंदर जो आप डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, उसके अंदर जो चेंज लेके आ रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है, डेवलपमेंट है। उस डेवलपमेंट के लिए आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी इंतहाई मदद देगी। तो इसकी इसलिए भी ज़रूरत होती है कि बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है, उनके बिहेवियर में, उनके बिहेवियर में जो चेंज आ रही होती है, उसमें वो जो मैच्योरिटी लेवल तक जा रहे होते हैं आगे, तो उसके लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। चौथी चीज़ है मोटिवेशन। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उनकी साइकी को समझने के लिए, उनकी साइकी को समझकर कौन से स्टूडेंट को कौन सी बात समझाई जाए, किस तरीके से समझाई जाए कि बच्चे को ये बात इजीली समझ आएगी। तो वो जो मोटिवेशन है, इस मोटिवेशन के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। पांचवी चीज़ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखें, मैंने कहा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, दो स्टूडेंट हैं, एक ज़हीन है, एक कुंद-ज़हन है। तो आपने दोनों को अलग अलग पहलुओं से क्या करना है, अलग अलग पहलुओं से आपने उनकी स्टडी करनी है। स्टडी करके फिर उनकी दोनों की साइकी चेक करनी है कि कौन सी ऐसी बात है जो इसको समझ आ रही है, इसको नहीं आ रही। अगर उसको समझ आ रही है तो क्यों समझ आ रही है, अगर इसको समझ नहीं आ रही तो क्यों समझ नहीं आ रही। तो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की। ठीक है। छठी चीज़ है पर्सनैलिटी, कि बच्चे का जो करैक्टर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो शख्सियत है, उसके अंदर डेवलपमेंट लेके आने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सातवीं चीज़ है इफ़ेक्टिव लर्निंग। देखें, लर्निंग प्रोसेस के अंदर मैंने कहा ना, अगर कोई स्टूडेंट मिसाल के तौर पर क्लास के अंदर अटेंटिव नहीं है, वो अटेंशन नहीं ले रहा, वो टॉपिक की तरफ अटेंशन नहीं ले रहा, वो टीचर की तरफ अटेंशन नहीं ले रहा, तो उस बच्चे की साइकी समझनी पड़ेगी। उसके पीछे कौन कौन से इश्यूज़ हैं, उसके घर के इश्यूज़ हैं, उसके पेरेंट्स के इश्यूज़ हैं, उसके अपने साथ कोई आईक्यू लेवल का मसला है। तो सारी की सारी जो साइकी है, बच्चे की साइकी समझ के फिर उसको पढ़ाया जाएगा, फिर उसकी लर्निंग देखी जाएगी। ठीक है। तो इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। अब इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इसलिए भी ज़रूरी होती है कि इफ़ेक्टिव लर्निंग की जा सके। ठीक है। आठवीं चीज़ है गाइडिंग एंड काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है। हर एक बच्चा तो एक जैसा नहीं होता, कुछ ज़हीन होंगे, कुछ कुंद-ज़हन होंगे, कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी बात समझ आ जाती है, कुछ स्टूडेंट्स को बाद में बात समझ आ जाती है। उनकी आगे काउंसलिंग करनी है। आपने उनको ये कहना है कि जब एक बच्चा मिसाल के तौर पर प्राइमरी लेवल से आगे जा रहा होता है, तो उसे ख्वाब दिखाया जाता है कि आपने आगे जाके क्या बनना है, तो वो उसकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो रही होती है। ठीक है। वो बच्चे की साइकी और बच्चे की नफ्सियात के मुताबिक देख कर ये सारा काम किया जा रहा होता है। ठीक है। उसकी आईक्यू लेवल के मुताबिक ये सारा काम किया जा रहा होता है। तो उस गाइडिंग ऑन काउंसलिंग के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, एजुकेशनल
साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो ये थी इसकी ज़रूरत। सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को इंगेज रखने के लिए भी, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, और स्टूडेंट्स के दरमियान जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको देखने के लिए, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स की जो इफ़ेक्टिव लर्निंग है उसके लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में था कि स्टूडेंट्स की जो गाइडेंस और काउंसलिंग की जाती है उसके लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के दरमियान क्या फ़र्क है। ठीक है, ये पहले हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, उसमें जो हमने पहले पढ़ा है ना कि स्कोप के अंदर एक टर्म आई थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसके अंदर ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट के दरमियान क्या फ़र्क होता है और इसकी स्टेजेस और प्रिंसिपल, ये हमने चैप्टर नंबर 2 है, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।